Hello everyone, welcome to my channel. So this video is the part 3 of Union Executive in India. In part 1 of Union Executive, I discussed about President of India. In part 2 of Union Executive, I discussed about Vice President of India. And this video is the part 3 of Union Executive. Here I will discuss about Council of Ministers, Attorney General of India and other articles relating to the Union Executive. These things are contained in Article 74 to 78 of the Indian Constitution. So basically, the term Union Executive contains President, Vice President, Council of Ministers and Attorney General of India. Concept of Council of Ministers is itself a very big concept which contains Prime Ministers, Cabinet, then Minister of State, then Deputy Ministers and etc. So let's discuss the Council of Ministers at first. Article 74 and 75 talks about the Council of Ministers. In Article 74, it was clearly stated that Council of Ministers will aid and advise the President. तो आर्टिकल 74 के जो टाइटल है यहाँ पे ये बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे वो उनका काम क्या है, प्रेसिडेंट को एड करना, दैट मीन्स हेल्प करना और एडवाइस करना. तो उसका जो प्रोविजन है इसमें ये बोला गया कि पीएम के साथ, हमारे देश में पीएम के साथ, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूरी है और उनका काम होता है प्रेसिडेंट को एड करना और एडवाइस करना और उस एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट काम करेंगे. तो ये जो प्रोविज़न है ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. उसके अलावा आर्टिकल 74 में एक प्रोवाइजो भी दिया गया जहाँ पे ये बोला गया है जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे उस एडवाइस को प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, रिकन्सिडर के लिए भी सेंड कर सकते हैं. पहले प्रोविजन में हमको ये मिला कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे उस एडवाइस के ऊपर बेसिस करके प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा. पर और एक प्रोवाइजो जो ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, यहाँ पे ये बोला गया अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया उस एडवाइस को फिर से रिकन्सिडर करना चाहिए, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आपने जो भी एडवाइस दिया प्लीज़ उस एडवाइस को आप रिकन्सिडर कीजिए. और जब रिकन्सिडर कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर से करेंगे एडवाइस और फिर से उनको देंगे एडवाइस, तब उस एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट काम करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 74. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 75 व्हिच टॉक्स अबाउट अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर. इसका मतलब ये है जितने भी मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उनका रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो सब प्रोविजन आर्टिकल 75 में दिया गया है. यहाँ पे ये बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. पर जब भी प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बेसिस पे अपॉइंट करेगा. उसके अलावा ये भी बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर होंगे वो लोकसभा के 15% मेंबर से एग्जिट नहीं कर सकते. दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मेंबर होंगे लाइक कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है उसमें से 15% से एग्जिट नहीं कर सकते. और ये प्रोविजन ऐड हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. इसके अलावा आर्टिकल 75 में ये भी बोला गया कि अगर पार्लियामेंट के किसी भी एक मेंबर को डिसक्वालीफाई किया गया ड्यू टू एंटी डिफेक्शन, उस मेंबर का अगर कोई भी मिनिस्ट्रियल पोजीशन रहा वो भी ख़त्म हो जाएगा. Then Article 75 also talks about that the Council of Ministers is responsible for Lok Sabha if no confidence motion passed against them. तो यहाँ पे ये बोला गया अगर लोकसभा में मेजोरिटी की पार्टी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी इमीडिएटली रिज़ाइन करना पड़ेगा. यहाँ पे मैटर नहीं करता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर है, अगर किसी भी हाउस के मेंबर रहेंगे फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ रिज़ाइन करना पड़ेगा. इसके अलावा ये भी बोला गया अगर कोई भी मेंबर कंटिन्यूस 6 मंथ से पार्लियामेंट का मेंबर गवा चुके हैं तब उनका जो भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये मान लो किसी भी एक मेंबर को डिसक्वालीफाई किया गया और कंटिन्यूस 6 मंथ से वो मेंबर नहीं रहे हैं पार्लियामेंट में, तब उनका जो भी मिनिस्ट्रियल पोजीशन रहा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा. Then the next important thing relating to Article 75 is that the salaries and allowances of ministers shall be determined by Parliament as per Schedule 2. तो Schedule 2 में जो भी salaries, allowances, privilege दिया गया उसी बेसिस पे जितने भी ministers रहेंगे उनका salaries दिया जाएगा by Parliament.
This is all about Article 74 and 75. Next, we are going to discuss about Attorney General of India, which is mentioned in Article 76. So, the title of Article 76 stated that the Attorney General of India. Here, it was stated that the Attorney General of India shall be appointed by President, and the qualification of Attorney General of India is he should be qualified as a judge of the Supreme Court. उसके अलावा ये भी बोला गया कि अटॉर्नी जनरल अपना पोस्ट तभी होल्ड कर पाएंगे जब प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा. दैट मीन्स प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अटॉर्नी जनरल अपना पोस्ट को होल्ड कर पाएंगे, और उनका जो निम्यूनरेशन होगा वो सब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा एज पर लॉ. उसके बाद आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ड्यूटीज़ भी दिया गया है. यहाँ पे ये बोला गया कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना. कौन सी मैटर पे एडवाइस करना? लीगल मैटर पे. उसके अलावा उनके पास और भी काम होता है, जैसे लीगल जितने भी लीगल काम होगा वो सब उनको करना पड़ेगा. जो भी लीगल काम प्रेसिडेंट उनको असाइन करेंगे वो सब भी उनको करना पड़ेगा. जो भी मैटर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेटिंग टू एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन वो सब भी उनको करना पड़ेगा. और उनके पास और एक राइट होता है कि इंडिया के जितने भी कोर्ट है किसी भी कोर्ट में ही कैन पार्टिसिपेट एज एन ऑडियंस. तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 76. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 77 एंड 78. दिस टू आर्टिकल्स आर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस. तो हमने ऑलरेडी आर्टिकल 77 प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ लिया था, फिर भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे ये बोला गया कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 77 में ये बोला गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस होगा, जितना भी काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सब किसके नाम पे लिया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा. और जितने भी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्या एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रेसिडेंट के नाम पे, वो सब ऑथेंटिकेट किया जाएगा एज पर द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट. और उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं होगा. दैट मीन्स कोई भी जाके उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकता. इसके अलावा ये भी मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रूल्स फ्रेम करे रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ द बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स. तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 77. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 78 विच टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट. तो आर्टिकल 78 ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज कर दिया. यहाँ पे उनका ड्यूटी क्या है? प्रेसिडेंट को जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सब इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को जाके बोलना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये बोला गया दैट प्राइम मिनिस्टर शुड कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द लेजिस्लेटिव प्रपोजल. जितने भी हमारे देश में यूनियन का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होता है या लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है विच वॉज मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर शुड गिव सच इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट. उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को जाके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स या लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के बारे में कुछ भी पूछते हैं, तभी भी प्राइम मिनिस्टर को ये सब इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा. Again, if President asked for reconsideration to the Council of Ministers, then here Council of Ministers has to reconsider such thing. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी एक मिनिस्टर ने उनके अगेंस्ट में जाके पार्लियामेंट में कुछ भी किया, तब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस मैटर पे कंसिडरेशन देने के लिए बोल सकती है. नेक्स्ट, अदर थिंग्स रिलेटिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. So Council of Ministers contains various bodies like Cabinet Minister, Prime Minister, Minister of the State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary. Cabinet Minister is the most powerful body and Prime Minister is the head of Cabinet Ministers. और उनके बाद जो नेक्स्ट बॉडी आता है वो आता है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के बाद आता है डेप्यूटी मिनिस्टर. This is just a diagram relating to the stages of Council of Minister. The first one is Cabinet, the second one is Minister of the State, third one is Deputy Minister and fourth one is Parliamentary Secretary. The most powerful is Cabinet and the head of Cabinet is Prime Minister. The second department is Minister of the State. Minister of the State contains two types of minister. One is independent and another is dependent. यहाँ पे जो भी independent minister होगा वो independent ही काम करेगा, but all the departments, that means all the bodies are directly or indirectly work on the guidance of the cabinet. ये इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, फिर भी उन सब का काम क्या होता है? कैबिनेट के डायरेक्शन पे काम करना. जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर रहेंगे वो कैबिनेट के मेंबर नहीं रहेंगे और कैबिनेट की कोई भी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे. पर जो डिपेंडेंट मिनिस्टर रहेंगे स्टेट का, वो पे डिपेंडेंट रहेंगे एंड दे विल वर्क अंडर कैबिनेट. The next body is Deputy Ministers. This body is also dependent under Cabinet, but this body is also not a member of the Cabinet and did not attend the meeting of the Cabinet. The last body is Parliamentary Secretary, which is also a dependent body, but this body has not existed since 1967. Last it was existed in 1967.
So this is all about the Council of Ministers. One thing I would like to mention here is that the word cabinet minister was first inserted in Article 352 by 44th Constitutional Amendment Act of 1978. And this cabinet minister is also called inner cabinet or kitchen cabinet because this body is very small body which contains 15 to 20 members, and this body takes all the important functions of the government of India. They take all the decisions of the government of India, and Prime Minister having faith on that body, Prime Minister discuss everything with that body. That's why this body is also called kitchen cabinet. So this is all about Council of Ministers. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.